तो उसका भी जी समाधान हो जाएगा। जी रंजना जी, आप अपना सवाल करिए। जी, आप मुझे सवाल को बोल के ले लेंगे, लिख कर देने की बजाय सामने बोलेंगे तो ठीक रहेगा। जिनको भी सवाल बोलना है अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। जी जी शीला बहन जी, अभी ना आंखों की बहुत समस्या आ रही जी है ना। तो ये संसर्गजन्य रोग है और इसके लिए आप बताइए कि इसमें क्या दवाई होगी। जी, आंखों की समस्या के लिए सबसे पहले तो आपको हाइजीन का, सफाई का ध्यान रखना है। जब कभी भी आप बाहर से आते हैं, सबसे को अच्छी तरह से धोएं और उसके बाद तरह से सबसे ज्यादा प्रिकॉशन आपको ये रखनी है कि अपना हाथ बिना धोए, हमारी आदत होती है कि करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे बड़ी सावधानी यही रखनी है। कभी भी इन्फेक्शन डायरेक्ट आपकी आंखों में किधर से भी नहीं जा सकता, वो आपके हाथों से ही आपकी आंख में जाएगा। और कोई दूसरा तरीका नहीं है। सभी कपालभाति करते रहें, प्राणायाम करते करते सुनेंगे। तो आपके हाथों की सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है हर एक बीमारी के लिए। आपके हाथों के जरिए से ही आपके शरीर में पहुंचेगा। आंखें मिलाने से कुछ नहीं होता जी। जो पतंजलि का सौम्य आई ड्रॉप है वो डाल सकते हैं प्रिकॉशन के तौर पर। जी जी और ऐसा ठंडे पानी से आंखें धोते रहें। आंख में गुलाब जल भी डाल सकते हैं। सिंपल जी पानी से भी धोते रहेंगे तो ठीक है, लेकिन जब एक बार अगर आपकी आंखें आ गई है, कंजक्टिवाइटिस आपको हो गई है, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा एलोपैथिक दवाई का भी सहारा लेना होता है। हम लोगों को थोड़ा सा समय के हिसाब से ढलने की जरूरत है। जहां पर हमें आयुर्वेदिक दवाई का जरूरत है वहां पर हमने आयुर्वेदिक दवाई लेनी है। जीवन शैली में जो बदलाव करना है वो बहुत जरूरी है। जहां पर भी एलोपैथिक दवाई का जरूरत है वहां पर हमें एलोपैथिक दवाई भी लेनी है। हमें किसी भी चीज से परहेज नहीं रखना है। जब जो जैसा जरूरत है वैसा करना है। हमारे थोड़े से योग और आयुर्वेद वाले कुछ जन ऐसा मानते हैं कि हमें सब कुछ आयुर्वेद से ही करना है, और उस चक्कर में कई बार उनकी बीमारी ज्यादा भी बढ़ जाती है। तो हमें जरूरत के हिसाब से करना है, जब हमें जो जरूरत है। एलोपैथिक मेडिसिन है वो लाइफ सेविंग दवाइयां हैं। वो नुकसान जब करती है जब हम उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर ने बोला 5 दिन खानी है, आपने वो 15 दिन खाते रहे डॉक्टर से पूछे बिना। एक बार डॉक्टर से पर्चा लिखवा लिया और उसके बाद जिंदगी भर जब बीमार हुए तभी वो पर्चे से दवा खरीद लिया और खा लिया। उस तरह से आपको दवाइयां नुकसान करती हैं। जैसा कहो वैसा खाने से कोई दवाई उतना साइड इफेक्ट नहीं देती है। अब ऐसे बिना हिसाब के तो अगर आयुर्वेदिक दवाई भी खाए तो वो भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट छोड़ेगी। गिलोय खाना है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अगर आप उसको बराबर खाते रहेंगे, बीच में कभी गैप ही नहीं देंगे, तो वो फायदे की बजाय नुकसान भी शुरू कर देगी ना। अपने बॉडी को रिएक्ट होने का भी टाइम हमने देना है, गैप देना है हर चीज में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और सवाल था, जैसे हम अपने टेस्ट कराते हैं, ब्लड सब जी रिपोर्ट, तो उसमें जी अगर हमारे ब्लड नॉर्मली तौर से जैसे 13 पॉइंट है ना, कुछ जी तो जी इतने जी नंबर चाहिए। जी। तो अगर हमारी 11 हो, अगर 12 हो तो हमें उसको बढ़ाना चाहिए या वैसे ही हम ठीक है। दर जितना भी हीमोग्लोबिन है वो ठीक है। 10 से ऊपर जितना भी है वो ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। आमतौर पर हमारी बहनों का 10 से नीचे ही रहता है, तो 10 से नीचे रहने में बढ़ाने की जरूरत होती है। बाकी 11-12 है तो वो नॉर्मल है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि बिल्कुल हम गिनती से गिनती नहीं जा सकते। हमारा शरीर कैसा रिएक्ट कर रहा है वो देखना होता है। 10 से ऊपर जो भी है वो आपका बहुत ही बढ़िया है, गुड है। 10 से नीचे है तो आपको चिंता करने की जरूरत भी है। और मतलब आप बराबर बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो हमने 3-4 हीमोग्लोबिन वाले भी चलते हुए देखे हैं, ऐसा प्रैक्टिकली चलते हुए देखे हैं, जिनको हम डॉक्टरी भाषा में ये कह से नहीं चलना चाहिए था,
लेकिन फिर भी वो चलते हैं और चलकर ही क्लिनिक पर आते हैं दवाई लेने के लिए। जी 3-4 हाँ जी, और एक मेरा एक और सवाल है। देखो और कि आप थोड़ा सा एक, हाँ, एक मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। 3-4 हीमोग्लोबिन से उसको फर्क क्या पड़ रहा है? मान लो 9-10 है या 7-8 है या 3-4 है या 11-12 है, तो उसको फर्क क्या पड़ रहा है? नहीं तो देखिए, फर्क ये पड़ रहा है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ही हमारी ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरे बॉडी में, तो ये फर्क पड़ता है। हम सोचते होंगे ना 3-4 है, 5-6-7-8-9-10-11-12, तो ये गिनती से हमें क्या फर्क पड़ रहा है? तो गिनती से हमें ये फर्क पड़ रहा है कि जो हीमोग्लोबिन है वही हमारी ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो हीमोग्लोबिन बॉडी में है ही नहीं तो ऑक्सीजन जाएगी कहाँ से? ऑक्सीजन जाएगी नहीं तो सांस आएगा कहाँ से? और सांस आएगा नहीं तो जिएंगे कैसे? जी चलिए बहुत नेक्स्ट बताइए। जी धन्यवाद, बहुत सुंदर। ये आगे हमारे सदन में और भाई बहन का कोई सवाल है तो बाह्य प्राणायाम कर लेंगे। बाह्य प्राणायाम 3 बार कर लीजिए। आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी अपना सवाल करें। बाह्य प्राणायाम करेंगे 3 बार सभी। लंबी गहरी सांस भरें, पूरी सांस को खाली करेंगे और 3 बंद लगाएंगे। जिनको भी कमर दर्द सर्वाइकल है वो जालंधर बंद ना लगाएं, सीधा बैठे हुए अपना उड्डयन बंद लगाएंगे। मूल बंद अपने एनस भाग को, अपने मल द्वार को सिकोड़ें और ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करें। आपकी सभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बीमारियों को ठीक करते हुए, उड्डयन बंद आपके पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करते हुए, और आपका जो जालंधर बंद है। भाई ये प्राणायाम करिए भाई, कोई नहीं कर रहा होता प्राणायाम, सब बारात में आ रहे हैं। और किसी का कोई सवाल हो तो बाह्य जी प्राणायाम करने से रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सभी बीमारियां, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी प्रॉब्लम, मासिक धर्म की प्रॉब्लम, भाइयों में भाई साहब ने हैंड जितनी राइज भी किया है। इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स है सभी के लिए बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार नॉर्मल करना। कोई भी समस्या परेशानी है तो बढ़ाते हुए 5, 7, 10, 12, 15 बार करते रहना। हाँ जी बताइए। जी आदरणीय बने सिंह जी, बने सिंह जी सवाल करें। जी ओम। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। ओम आज के जो प्रणाम। डॉक्टर साहब है उनसे मेरा विषय है कि प्राणायामों में जैसे मानव की जो प्रकृति होती है वात पित्त और कफ, तो जी कौन से प्रकृति वाले को कौन सा प्राणायाम करने में ज़्यादा लाभ रहता है और कौन से मौसम में उसको करने से अच्छा उसको जी हेल्दी लाभ रहता है, वो उसके बारे में जितने थोड़ा बताएंगे तो। जितने जितने भी वात दोष के रोगी हैं या जिनका वायु प्रधान है उनको मुख्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। जी मुख्य तौर पर अनुलोम विलोम करना चाहिए और गौण तौर पर बाकी सारे कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे किसी का पित्त तो ये, प्रकृति है उसको गर्मी हाँ ज़्यादा फील हाँ, होती है तो उसमें जैसे सभी बाही प्राणायाम सभी है, भ्रष्टिका जी प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, उसको गर्मी फील करता है। जी और फिर मैं क्या बता मैं जी मैं मई जून के बताती महीने हूँ। में भी वो अगर भ्रष्टि का प्राणायाम करेगा तो उसको तो और ज्यादा गर्मी फील होगा ना। जी जी मैंने तो अभी सिर्फ अनुलोम विलोम ही बताया, वात प्रकृति जी बताई। अगला मैं बोलने वाली हूँ, उससे पहले आपने सवाल ज्यादा रख दिए। जिनका भी पित्त प्रकृति ज्यादा है उनको शीतली शीतकारी प्राणायाम करना। करनी है तो फिर शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं? अपनी जीभ को ऐसा गोल बनाना कर लो आप। और फिर जीभ से ही सांस भरना। थोड़ा अलग जाके मुंह बंद करके सांस को रोकना, जालंधर बंद लगाना, जितनी देर रोक सकते हैं रोकना और फिर नाक से बाहर निकाल देना। आधा घंटा हो सकता तो ये शीतली प्राणायाम 5 बार 7 बार आपको करना। ठीक है जी।
और शीतकारी प्राणायाम कैसे करना, अपने दांतों को आपस में भिड़ा देना और इस बार भी सांस दांतों की जगह से भर लेना, रोकना, नाक से बाहर निकालना। और इसके बाद में तीसरा होता है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम में हम क्या करते हैं, बाई नाक को, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हमने कहा चंद्र स्वर, शीतल स्वर, और राइट नोज को हमने कहा सूर्य स्वर, गरम नाड़ी। तो जिनको भी पित्त का प्रॉब्लम समस्या है वो क्या करेंगे, चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम में क्या होता है, आपको अपनी बाई नाक से, लेफ्ट नाक से सांस भरना और राइट से छोड़ना, अगेन लेफ्ट से भरना, राइट से छोड़ना। अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, जो लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ा। यहाँ पर ऑल्टरनेट ब्रीदिंग नहीं करेंगे, सिर्फ लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, हर बार यही प्रक्रिया। और जिनको भी पित्त प्रकृति है उनको कोई भी प्राणायाम तेजी में नहीं करना। जैसे अभी मैंने बताया 3 तरह की गति, मध्यम गति, मंद गति और तीव्र गति, तो उनको तेज गति में नहीं करना पित्त प्रकृति वालों को। और उसके बाद आ जाएंगे कफ प्रकृति वाले। कफ प्रकृति वालों को क्या करना है, उनको तेजी वाले प्राणायाम करने हैं। कफ का मुख्य स्थान कहाँ पर है, हमारा छाती में। तो छाती को, कफ को खत्म करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करना। और अगर आप यंग है, फास्ट कर सकते हैं तो फास्ट भस्त्रिका। कफ को हमने पिघलाना है, डाइल्यूट करना है, शरीर से कम करना है। तो वहां पर हम जो गर्मी देने वाले हैं वो प्राणायाम करेंगे। जैसे पित्त में हमने गर्मी खत्म करने वाले करे, कफ में हम गर्मी बढ़ाने वाले करेंगे। उसमें हम चंद्रभेदी की बजाय में सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे। उसका जस्ट ऑपोजिट, सूर्यभेदी में क्या करते हैं, राइट नोज से भरना और लेफ्ट से छोड़ना, हर बार यही करना, राइट से भरना, लेफ्ट से छोड़ देना। इस तरह से। तो इस तरह तीनों प्रकृति के हिसाब से हम अपने आप को, हमें क्या करना चाहिए वो कर सकते हैं। बाकी जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो मुख्य तौर पर त्रिदोष शामक है। तीनों दोषों के लिए अनुलोम विलोम हर प्रकृति वाले कर सकेंगे, हर बीमारी वाले कर सकेंगे, हर उम्र वाले कर सकेंगे। हाँ जी, आपकी समस्या जी कुछ हल हुई? जी डॉक्टर साहब, एक और आप लोगों ने जो वेट का बताया था, जैसे कि हेल्थ के आधार पर वेट होना चाहिए, तो वो उम्र के आधार से भी होना चाहिए या फिर किसी भी उम्र में, जी या किसी भी, जी, देखिए जैसे जो 18 से 16 साल हमारा, के बच्चों का हाइट हो जाता है लंबी और उसका वेट रह जाता है 35 किलो 40 किलो का अंदर, तो जी क्या इस जी उम्र में भी देखो, उसका वेट होना चाहिए 50 से ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो अगर उसका हाइट और वेट का प्रोपोर्शन, हमारे पास एक BMI कैलकुलेटर होता है, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स हमारे पास एक कैलकुलेटर होता है, उसके हिसाब से हम हाइट और वेट की कैलकुलेशन लेते हैं। तो उसको हम करते हैं, हमारा जो वेट है उसको हाइट, जो मीटर है, हाइट को मीटर में कन्वर्ट करके, मीटर का स्क्वायर करके, हाइट मीटर स्क्वायर में और वेट उसका जो डिवाइड करके हमारा आता है, उसको हम BMI बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो उसमें एक कैलकुलेशन होती है, जैसे हम ऐसा मान के चलते हैं कि 18 से 20 अगर वो पॉइंट आता है हमारा, ये सब करके डिवीजन मल्टीप्लाई सब करके 18 से 20 तक की आती है, तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। एनी हाउ अगर वो 17 से नीचे जाता है तब उसको हम अंडर वेट मानते हैं। ऐसा नहीं है ना कि पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन नहीं है। जैसे बहुत बड़ी सी रेंज है, 20 से 25 वाले को हम हेल्दी मानते हैं, तो 20 से जिसका 20 है वो भी हेल्दी है और जिसका 25 है वो भी हेल्दी है।
उस बीच में जितने भी आ रहे हैं वो सब हेल्दी हैं। जब 25 से ऊपर जाएंगे तब उसको हम ओबेसिटी में मान लेंगे। जी जी तो इस तरह से बच्चा भी अगर उसका हाइट 6 फुट है और वजन 35 किलो है तो उसको हम अंडर वेट ही कहेंगे, उसको अच्छा वेट नहीं कहेंगे। जो हमारी कैलकुलेशन है ना जी, उसमें मोटापे का तो सीन ही नहीं है। जो BMI हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं वहां पर हाइट और वेट की प्रोपोर्शन ऐसी है कि वहां पर मोटापा नहीं होगा। उतने हाइट और उतने वेट में रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया 20 से 25 की रेंज में है वो सारे ही हेल्दी हैं। तो किसी का 20 भी हो सकता है, किसी का 25 भी हो सकता है। तो हम 20 वाले को 25 वाले को सबको ही नॉर्मल मानेंगे। जो जी बिल्कुल ही 17 पॉइंट से नीचे जा रहा है उसको फिर हम बिल्कुल अंडरवेट मानते हैं। 18 से ऊपर है तो उसको अंडरवेट नहीं मानेंगे। जैसे उसको कि स्लिम लुक जरूर होगा, स्लिम लुक होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चे का हाइट वेट ओवरवेट नहीं होना चाहिए, अंडरवेट नहीं होना चाहिए, बीच वाला वजन कितना भी हो। मेन क्या है कि बच्चे को भाग दौड़ में, काम करने में, एक्टिविटीज में थकान ना हो। अगर थकान हो रही है इसका मतलब शरीर में कुछ समस्या है। अगर उसको थकान नहीं होती है तो वो स्लिम है या जो भी है, हेल्दी है फिर बच्चा। जी जैसे कि बाह्य प्राणायाम जो है वो बुद्धि को तीव्र बढ़ाने में सहयोग रहता है, तो उसमें ऐसा बोला है कि 3 चक्र से अगर अगर अधिक करेंगे आप तो उसमें घी की मात्रा का सेवन आपको करना अनिवार्य है, या ये इस विषय में भी मैंने सुना है। क्या बोला है जी, फिर से बताएं। बाह्य प्राणायाम करने से बुद्धि तीव्र होती है अपनी, उसको 3 चक्र से अगर आप लोग ज्यादा करेंगे तो फिर आपका घी का सेवन करना उचित होना चाहिए, ऐसा भी किसी वेद ने बताया देखो है। जी, एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो वायु गुण है वो हमें रुक्षता देता है, ड्राईनेस देता है। तो वात को कम करने के लिए हमारे को स्निग्ध का, चिकनाई का, घी का सेवन करना पड़ता है। अगर हमारे शरीर में वात बढ़ेगी तो हमारी बुद्धि, हमारा माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, चंचल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। तो वहां पर फैक्टर ये है कि वात को कम करने के लिए हमें स्निग्ध चीजों की, चिकनाई चीजों की, घी तेल की जरूरत होती है। जी जी बहन जी, हाँ, बहुत सुंदर। आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी, अपना सवाल करें, आपको आमंत्रित करते हैं। ओ ओम जी ओम मैम। जी ओ। वैसे मैं और मेरी वाइफ अर्चना तो डेली आपसे जुड़े हुए हैं, डेली आपके साथ योगा करते ही हैं। जी और दूसरा, उनको कुछ प्रॉब्लम थी वाइफ को मेरे, और जो आपके साथ 1 महीने से हम लोग जुड़े हुए हैं तो उससे काफी आराम भी हुआ है इनको। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है कि अभी हम लोगों ने टेस्ट कराए थे, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, इसमें इनका जो हीमोग्लोबिन जो है 4.9 आया था, और कोलेस्ट्रॉल LDL 170 और टोटल 240 था। इनको प्रॉब्लम एक ये होती है कि राइट साइड इनके कंधे से लेकर के, गले से लेकर के पूरे बॉडी में नीचे पेन रहता है। इनका 4.9 कब आया था हीमोग्लोबिन? अभी करीब 1 महीने पहले किया था, 1 डेढ़ महीने पहले। तो अभी दोबारा से नहीं कराया आपने? नहीं, अभी दोबारा नहीं कराया। अच्छा, तो कुछ दवाई खिला रहे हैं 4.9 के बाद? वो कुछ डॉक्टर ने कैल्शियम आयरन के दिए थे, फोलिक एसिड वगैरह। अच्छा, तो एक बार से रिपीट करा लो ना इनको। और खाने में, डाइट में इनको थोड़ा सा फर्क करो। किशमिश, बादाम, मुनक्का, अंजीर ये दिया करो। हाँ जी, हाँ जी, भुना हुआ बादाम तो चना। क्या था कि योगा हाँ, से पहले खाना हो तो वो खाती हैं, वो तो खैर अब खा रही। भुना हुआ चना और गुड़। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। और फलों में इनको सेब दे दो, अनार दे दो, चुकंदर जी दे दो, ये सब दो। जी हाँ जी। हाँ, और अगर बॉडी उनको कोई बॉडी होता है, एलर्जी राइट साइड एलर्जी बॉडी। वाला एलर्जी वाला समस्या नहीं है तो 2 केले रोज खा लिया करें, अगर कोई खांसी जुकाम वगैरह नहीं है तो। जी 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 हाँ। जी धन्यवाद आदरणीय सुधीर जी। और कोई सवाल है?
जी सुधीर जी और बोलिए। कोलेस्ट्रॉल जो है इनका 240 ठीक है ना? नहीं नहीं, देखो ठीक तो कुछ भी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए तो आपका माइक ऑन है क्या? ओहो, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सबसे पहले तो जो भी अनहेल्दी फैट्स है ना, हाँ जी, वो अवॉइड करने पड़ेंगे। जितना भी थोड़ा बहुत आप चिकनाई के तौर पर यूज करें, वो गाय का घी यूज करेंगे, कोई हाँ भी जी, रिफाइंड ऑयल सब बंद कर दीजिए। और जी मैम, इनडायरेक्टली जितना भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो भी फाइनली हमारा फैट में ही जाता है। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि घी तेल से ही हमारा फैट होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का इंटेक अगर हम ज्यादा कर लेते हैं, जैसे आलू, चावल, गेहूं, ये सब ज्यादा यूज करने से ये भी फाइनली जो इनका एंड प्रोडक्ट होता है वो फैट में ही जाता है। तो गेहूं ओके का ओके, इस्तेमाल कम करें, मोटे अनाज का इस्तेमाल ज्यादा करें। बाजरा, ज्वार, रागी, जौ, जी ये मैम, सब ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। जी मैम, ठीक है, खाने खाने से आधा घंटा पहले एक भर के प्लेट सलाद खा लिया करें, जिसमें कि खीरा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, टमाटर भी हो, एक टमाटर एक प्याज, खीरा जितना खा सके उतना खाएं। लेकिन वो जी सलाद आधा घंटा पहले खा लें अगर उनके पास टाइम है तो। तुरंत खाने के साथ साथ खाने से उतना नहीं फर्क पड़ता। जी मैम, जी ठीक जी है मैम, धन्यवाद धन्यवाद। जी आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आप अपना सवाल करें। जी। ओम सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन बंदन। दोनों डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। और मैं भोजपुर जिले के किसान प्रभारी उमाशंकर जी बोल रहे हैं। सर हमारा एक आजकल एक भांजे का हेपेटाइटिस बी हो गया है, और एक भांजा पिछले साल ही मतलब हेपेटाइटिस बी के कारण एक्सपायर्ड हो गया है। तो ये खास करके हेपेटाइटिस पीलिया और हेपेटाइटिस बी सी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके अलावा पेट के रोग आजकल बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें कि होना हो गया है तो किस प्रकार से दूर किया जाए। ओम, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। आदरणीय जी, आ रही मेरी आवाज? जी आ रही आ रही आ रही। हाँ, ये वायरल डिजीज है उमा शंकर जी, ये वायरल डिजीज है। ये देखिए, हेपेटाइटिस ए, बी, सी जो है, और हेपेटाइटिस ई, ये सब वायरल डिजीज होती हैं। और ये होती हैं सब लाइफस्टाइल, आप ये समझिए कि अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से, कि कोई ऐसा खाना हमने खा लिया, कहीं बाजार में खा लिया। देखो, घर में भोजन करने से किसी को भी ये बीमारियां नहीं होती हैं। जब भी हम कहीं बाहर खाते, ये वायरल इन्फेक्शंस हैं जो हो जाती हैं, और उसमें फिर लीवर अफेक्टेड हो जाता है। जो लोग वैक्सीन ले लेते हैं तो वो उनका तो बचाव हो जाता है, लेकिन जो लोग वैक्सीन नहीं लेते हैं उनको फिर ये बीमारियां ग्रसित हो जाती हैं। और ये बड़ा ये है कि कई बार हम थोड़ा सा लापरवाही, जब भी आपको ये पता लगे कि हेपेटाइटिस बी या सी हो गई है, हमें तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। हम थोड़ा सा ये उसमें रहते हैं कि नहीं, इसमें अंग्रेजी दवाई क्या करेगी। देखो आदरणीय जी, कई बार हमें अंग्रेजी दवाई का इमरजेंसी में सहारा लेना पड़ता है। तो आप हेपेटाइटिस बी का वैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बहुत अच्छी अच्छी है। जैसे हमारी एम्लिक्योर DSH भी आती है एक, वो हेपेटाइटिस बी के लिए बड़ी अच्छी औषधि है। एमिल फार्मा की आती है। स्वामी जी की लीवा अमृत भी बहुत अच्छी है, जो अच्छा कार्य करती है। तो आपको तुरंत डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए, इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जितने भी वायरल डिजीजेस हैं, क्योंकि मेडिसिन जल्दी से इनमें काम नहीं करती है, ना कोई एंटीबायोटिक काम करता है, ना औषधियां जल्दी से काम करती हैं, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। तो फिर भी है ये अपनी एम्लिक्योर DSH भी आती है एक, तो जी।
और Li52 आप दीजिए, Li52 भी अच्छा काम करती है। Li52 DS, Li52 HB आती है। हेलो ओम, ओम मेरे ख्याल मेरी आवाज नहीं जा जी रही। ओम ओम आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आदरणीय जी? जी उमाशंकर जी, आपके जी सवाल जी का जवाब मिल गया है। मिल गया सर। ओम बहुत बहुत धन्यवाद सर। ध्यान रखिएगा और मैं और नंबर दे दूं। हल्का सुपाच्य भोजन, चावल है, आलू है, ऐसी चीजें, घिया है, तोरी है, टिंडा है, वो ज्यादा सेवन करना है। मुनक्का है, किशमिश है, नारियल पानी है, इस तरह की हल्का सुपाच्य भोजन, गरिष्ठ भोजन बिल्कुल नहीं करना है आदरणीय जी। जी जी बहुत सुंदर। मैं आदरणीय अशोक पटेल जी, आप अपना सवाल करें। सर सर बात पित्त कफ ये प्रकृति को कैसे नापे, और ये सर्दी जुकाम बहुत होता है तो इसका क्या जी कारण? थोड़ी सी भी खटाई देखिए अगर सर, खा लो तो बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को सर्दी जुकाम ज्यादा होता है, समझो वो कफज प्रकृति के हैं। कफ है ना? समझ गए सर? जिनके जी, जी। जोड़ों में दर्द रहता है, समझ लो वो वातज प्रकृति के हैं। जिन लोगों का पेट में जलन रहती है, खट्टी डकारें ज्यादा आती हैं, समझ लीजिए वो पित्तज प्रकृति के हैं। जी मोटी मोटी परिभाषा ऐसे समझ लीजिए, उसको हम किताबी ज्ञान में ना जाकर, मैं आपको बड़ा प्रैक्टिकल बात बताता हूं। जिन लोगों को भी सर्दी जुकाम ज्यादा होता है, समझ लीजिए वो कफज प्रकृति के हैं। जो लोग बहुत दुबले पतले और हड्डियों में जिनके ज्यादा दर्द रहता है, वो वातज प्रकृति के हैं। और जो लोग जिनको क्रोध ज्यादा आता है, जिन लोगों को तेजाब ज्यादा बनता है, एसिड ज्यादा बनता है, समझ लीजिए वो पित्तज प्रकृति के हैं। ठीक है जी? इसको कैसे ठीक करें, क्या खाएं पिए कब प्रकृति वाले? हाँ, कब प्रकृति वाले, एक तो भस्त्रिका प्राणायाम जरूर किया करें, और वो कुछ दिन दही लस्सी केला अचार ना खाएं। जी। ये नींबू के अचार से रिएक्शन होता है, नींबू का अचार अगर बिल्कुल खा लें तो बिल्कुल, आप छोड़ दीजिए कैसा भी। मैंने अचार पहले ही बोल दिया, सब अचार भाई बहन है। कई बार हम कहते बोला आम का नहीं, नींबू का अचार खा लीजिए, वो बहुत उत्तम है। ऐसा कुछ नहीं है, अचार सब भाई बहन है। सब में कंडेंस्ड सॉल्ट होता है, मतलब नमक इतना ज्यादा होता है कि वो आपको एसिड ही बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा। पेट में जलन पैदा करेगा, वो आपको इजोनोफिल्स बढ़ा देगा। सर्दी खांसी जुकाम जो है, इस तरह की चीजें अचार से। लेकिन जो हेल्दी हैं वो खा सकते हैं, उनके लिए ठीक। जी जी और जिन लोगों को जलन रहती है, एसिडिटी ज्यादा रहती है, वो ज्यादा गरिष्ठ भोजन ना करें। मैं बार बार बोलता हूँ, पूरी पराठे वगैरह मतलब अवॉइड करें। जिन लोगों की पित्तज प्रकृति है, उनको हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए। जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी अपना सवाल करना चाहते हैं, उनको आमंत्रित करता हूँ। जी जी स्वागत है जी। बहुत बहुत साधुवाद सर, आदरणीय मुनीलाल जी, मुझे समय प्रदान करने के लिए। जी। और सवाल तो नहीं है मेरा, मैं तो जो है अभिनंदन करना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब का और आदरणीय डॉक्टर साहिबा का। नाम मैं किसी का नहीं लूंगा। चलिए जी, ये आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना स्नेह करते हैं, आदर करते हैं। ये सब आदरणीय पवन जी और आदरणीय भाई मुनीलाल जी का ये सब प्रताप है कि आपकी हम और हम सब लोग के इनके समझिए आशीर्वाद से आप लोगों का दर्शन हो जाता है। ये सब इनका प्रताप है। जी आदरणीय जी के सम्मान में मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। जी जी जी।
आदरणीय डॉक्टर साहिबा का, क्योंकि पहले वो उन्हीं का आना हुआ था योग शिक्षक के रूप में, तो प्रथम सम्मान उन्हीं का बनता है। और नारी सम्मान की वैसे ही व्यवस्था हमारी भारतीय संस्कृति में है, तो प्रथम पूज्य हैं, आदरणीय हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, अपना अपना विवेक होता है, अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हर एक होता है। यूं तो है जमाने में अनेक रहनुमा, क्या बात, लेकिन आदरणीय डॉक्टर साहिबा जैसा लाखों में एक होता है। क्या क्या बात है, बात क्या है बात है। बहुत धन्यवाद। ये तो आपने मेरे बहुत लिए बढ़िया। कुछ ज्यादा ही कह दिया वैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत कम है आपके लिए मैडम, बहुत कम है। और डॉक्टर साहब नाराज ना हो, उनके लिए भी 2 लाइनें मैं याद करता हूँ। उनको भी प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कभी दिल्ली आना आपने होगा सही तो उनकी भी कृपा जरूरत पड़ेगी हमें। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। क्या बात, महकना और महकाना तो काम है फूलों का, खुशबू मोहताज नहीं होती कदरदानों की। क्या बहुत बहुत बात है धन्यवाद। भाई। क्या भाई बात है बहुत साहब। बहुत चलो धन्यवाद। मैं आपके लिए बोल देता हूँ कि बोला जादू है तिलिस्म तुम्हारी जुबान में, तुम झूठ कह रहे थे मुझे एतबार था, पर ये सोच के सच माना है तेरी बातों को कि इतने खूबसूरत होंठ क्या झूठ बोलेंगे। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। और किसी भाई बहन का कोई सवाल हो और हमारे आदरणीय जी। आदरणीय भाई जी ने जो ये शेर पढ़ा उसके लिए मैं कहता हूँ कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमां की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, और जो रखते हैं हौसला आसमां छूने का उन्हें नहीं परवाह गिर जाने की। श्रीमान जी, क्या आपकी जो आज महफिल लगाई है आपने, और आप दिल्ली हैं, तो उस दिल्ली को दूर नहीं मानता हूँ। मैं 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। जी जी हर जी एक फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर एक फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते, कुछ तो पास रहकर भी दूर रहते हैं, और कुछ लोग दूर रहकर भी बुलाए नहीं भुलाए नहीं जाते। जाते। जी 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 जी, धन्यवाद। बहुत बहुत क्या बात, क्या बात। धन्यवाद। कुंडी में जुड़े चावल को आदरणीय खीर सर, कहते आदरणीय हैं। शरद वर्मा जी, आदरणीय शरद वर्मा जी जी सादर सर, आमंत्रित है। बहुत अच्छा सदन चल रहा है, तो लग रहा है कि क्वेश्चन ना करके सुना ही जाए। डॉक्टर साहब, मेरी मदर है डॉक्टर साहब 80 साल की। जी जी उनका आदरणीय हाथ जी। हिलता है, ओहो उनका एक हाथ हिलता है डॉक्टर साहब। आदरणीय जी, ये असल में पार्किंसनिज्म बोल देते हैं उसको। ये वेफ्थुवात भी बोलते हैं, अपना आयुर्वेद में वेफ्थुवात बोल देते हैं, और वैसे पार्किंसनिज्म है। आप इतना कर सकते हैं कि उनको डोपामिन की गोली आती है एक, वो डोपामिन उनको दिया करें शायद है, और B1 B6 B12 ये न्यूरोबियन प्लस नाम से आएगी, विटामिन D3 उनको दीजिए, हो सकता है अम्मा को लाभ मिलेगा। जी 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 जी। हाँ, ये एक्चुअली बहुत पार्किंसनिज्म है, तो थोड़ा हाथ हिलने लगते हैं एज के हिसाब से। कुछ B1 B6 B12 और विटामिन D3 की भी कमी होती है, तो उनको जी जी विटामिन D3 भी हफ्ते में एक बार जरूर दिया करें, और न्यूरोबियम प्लस वो भी उनको सुबह शाम कुछ दिन दीजिए, जी तो जी लाभ मिलेगा आपको। जी 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 डॉक्टर साहब, ओम। ओ जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत जी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया थे। जी जी। और लगभग हाँ समय हो गया है, और 5:30 बजे से 5 बजे से डॉक्टर साहब आए हैं दो, और इनको जाना भी है। और बहुत महत्वपूर्ण दिल्ली में जो है आपकी डिस्पेंसरी है, दोनों बहुत सेवाएं दे रहे हैं। मैं आप किसी का सवाल नहीं है तो मैं आभार के लिए
आमंत्रित करूंगा। अगर किसी का कोई विशेष सवाल हो तो आप एक कर सवाल है सकते हैं। भैया। जी जी, स्वागत है। डॉक्टर साहब, कमर में बहुत दिनों से जी जकड़न रह रही है, मतलब जी जी जी। दर्द नहीं है, जकड़न है। हाँ, समझ गया मैं। एक्चुअली देखिए, ये एक्चुअली लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है आपको। तो एक तो आप ऐसा है कि ताड़ासन नियमित जी रूप से किया करो। ताड़ासन है और जी भुजंगासन है। एक जी आप मार्जार आसन किया करें। जी दूसरा उसके साथ मरकट आसन भी कर सकते हैं और जी मकरासन। ये आप रेगुलर किया करें तो आपको, और विटामिन डी मैं पहले ही बोल रहा हूँ, वीकली लिया करें। और स्वामी जी की पीड़ानील ऑइंटमेंट आती है, पीड़ानील क्रीम हाँ आती है, वो आप जी लगाया करें। पीड़ानील कैप्सूल भी ले सकते हैं। ठीक। जी धन्यवाद डॉक्टर। जी ठीक। आदरणीय, धन्यवाद प्रदीप राज वर्मा जी। और अब मैं रंजना जी के पास चलता हूँ। आदरणीय रंजना बहन जी से कल संवाद हुआ। उन्होंने कहा कि ओम डॉक्टर साहब ने नमः। जी, मैंने कहा डॉक्टर साहब को बुला लीजिए, वो तो स्वतः ही तैयार हो जाते हैं इस सदन से। सदन पे हमें पूर्ण विश्वास रहता है आदरणीय डॉक्टर साहब पे कि हमेशा आप अपना अमूल्य समय इस सदन को देते हैं और इसी प्रकार से देते रहें। और ये सदन ऐतिहासिक बनता है आपकी उपस्थिति से। तो मैं आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और आज हमारे आदरणीय डॉक्टर द्वय एवं सदन में उपस्थित भाई बहनों का आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी जी जी, सदन को कोटि प्रणाम और आदरणीय भाई साहब प्रणाम। और आज की कक्षा हमारी बहुत बढ़िया रही, बहुत सुंदर। हमारी बहन डॉक्टर शीला जी ने बहुत अच्छी क्लास ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, आभार। और बढ़िया कक्षा में ज्यादा हमने हंसी, आज हंसी का आनंद बहुत लिया। आपने बहुत हंसाया, बढ़िया लगा। और आज हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय डॉक्टर राजेश जी, हमारे जितने भी भाई बहन के समस्या का समाधान कर दिया, सवाल थे उनके जवाब दे दिए। और मुझे लगता है समाधान हो गया है। हाँ, थैंक यू। और डॉक्टर साहब अपना माइक बंद कर लें तो अच्छे रहेगा। जी तो धन्यवाद। और शेरो शायरी भी बढ़िया हुई, बहुत अच्छे से। हीरालाल भाई साहब ने भी उनके डॉक्टर साहब और हमारे शीला बहन जी की स्तुति कर दी, बढ़िया, बहुत सुंदर। और चलिए, अभी आप निरंतर इस क्लास में जुड़ते रहिए और हमारे जो भी समस्या होती है उसका आप समाधान करेंगे, हमें ऐसा लगता है। और जैसे कि हमने बहुत दिन हो गए थे कि अभी हम ऋतुनुसार आहार क्या लिए, हमारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, और हमारे अभी जो जो भी हमारी अभी आने वाले सीजन में बीमारी आ रही है उसका भी हमें हल ढूंढना था। तो आज आपने कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का मैं आभार करती हूँ। चलिए, क्योंकि सब 5:30 से जुड़े हुए हैं और निरंतर योगाहार क्लास में सभी का योगदान रहता है। तो चलिए, सबका आभार करना जरूरी है। आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय अनूप बिश्नोई जी, आदरणीय अशोक पटेल जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बने सिंह जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय हमारे योग शिक्षिका बहन शीला जी, आदरणीय डॉक्टर राजेश जी यादव, आदरणीय हीरालाल पुष्पा जी, आदरणीय कल्पना जी, आदरणीय पुष्प कुमार जी, ऊपर आदरणीय कर। कुलदीप गुनियाल जी, और कुलदीप गुनियाल सर, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, बढ़िया हो। आप आज जुड़ गए हैं ऐसा लगता है। और आदरणीय मेनपाल गोदारा जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय नीलकंठ साबड़े जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय प्रदीप प्रणाली मराठे जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय राम कृपाल पटेल जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय राशि कुशवाहा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय सुशांत चौधरी जी, आदरणीय स्मिता दुबे जी, आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी, आदरणीय तोलाराम पटेल जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय कार्य पाटिल से
रही। और उनके बाद में और भी हमारे साथी कंटेक्ट हुए, उन सभी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी तरह योगाहार कार्यक्रम से जुड़ते रहिए, निरंतरता अपनी सेवा देते रहिए। और चलिए, ओम, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और चलिए, रंजना बहन जी के लिए मैं 2 लाइनें बोलता हूँ कि सिर्फ शोर मत समझ लेना, कुछ और मत समझ लेना, हाथों में चूड़ियां सही, मुझे कमजोर मत समझ लेना। क्या तो बात है। हाँ, और चलते चलते सितारों को आंखों में सजा के रखना, नहीं जाने कब रात की सुबह होगी, और मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर है तुम भी, मैं मोड़ कहना पर फिर चाहूंगा सर, मुलाकात होगी। बहुत अब बहुत के बिछड़े, धन्यवाद अब जी। के बिछड़े तो कभी ख्वाबों हाँ, में मिले, अब के बिछड़े तो कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। क्या बात। बहुत सुंदर। डॉक्टर चलिए, साहब हम सभी देखिए, लोग आदरणीय पवन जी और आदरणीय मुनीलाल जी मेरे मित्रवत हैं, तो मैं उनके लिए कहूंगा कि आदत अलग है हमारी दुनिया वालों से, कम दोस्त रखते हैं पर लाजवाब रखते हैं, माना कि माला हमारी छोटी है, फूल उसमें सारे गुलाब रखते हैं। जय जय हो। आप आदरणीय हाँ डॉक्टर साहब के लिए 2 लाइन, केवल 2 लाइन हाँ जी जी। मुझे भी मौका मिला। मेरे देखते देखते जी। मेरे देखते देखते कई चौखटें वीरान हो गईं। हाँ, जहां डॉक्टर साहब के कदम पड़े वो आलीशान हो गईं। अरे क्या क्या बात। बात, क्या बात है, क्या हो ना। बात है भाई। बोला, हम आज भी अपने हुनर का दम रखते हैं, होश उड़ जाते हैं लोगों के जब महफिल में कदम रखते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा है कि एक दिन सदन में ये शायरी होनी चाहिए एक दिन बस। मेरे मेरे मन की बात रंजना बहन ने छीन ली है कि मैं तो ये बोलने जी वाला जी। था कि एक जैसे डॉक्टर साहब का एकादा दिन का जो टाइम खुला होगा उसके लिए टाइम दिया जाए सदन के लिए, तो अलग से हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी वो लिंक अपने इसमें डालेंगे, तो शाम में या रात में भी ये हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब के साथ और हिलालाल जी का एक शेरो शायरी का कार्यक्रम हो जाए, आधा घंटे का भी हो, तो हम एक क्या निवेदन करते हैं डॉक्टर साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका जी बहुत जी बहुत जी। आभार। जब 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 आदरणीय डॉक्टर साहब, मुनीलाल भाई जी का, आदरणीय पवन जी का आदेश होगा, हम उपस्थित हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सर, साहब एक आपसे दिन हम तो बिछड़ने करेंगे। का मन नहीं करता है, लगता है कि लगातार आपसे जाने बनी को रहें, मुखातिब रहें। आज़ाद तो कर जी दिया है, फिर भी जा नहीं रही कोई। जी। लगता तो है हमारा लेकिन भी, आप देखिए, आपकी क्लास करके 1-1 किलो खून बढ़ जाता है। मैं, आप बिछुड़ रहे हैं अभी कुछ दिनों के लिए, जब तक अगली बार नहीं जुड़ेंगे तब तक के लिए दो जी जी लाइन कहना चाहता हूँ। जी आंखों की आवाज कुछ और होती है। अभी जी। थोड़ी देर पहले जब मैडम सिखा रही थी योग, तब किसी ने कहा था बीच में कि आंखों का, नेत्रों का योग कराइए, तो मैडम ने कहा था कि क्यों, किसी आंख लड़ानी है क्या? तो ये मेरे ध्यान आ गया। जी मनोविनोद जी के लिए तो आंखों के आंसुओं की बात याद आ गई, बिछड़ने की याद आ गई। जी जी। आंखों की आवाज कुछ और होती है, आंसुओं की आग कुछ और होती है, कौन चाहता है बिछड़ना अपनों से, दोनों डॉक्टर साहब लोगों से। जी जी जी। मजबूरी की बात कुछ और होती है। बहुत बहुत साधुवाद। क्या बात है, बहुत ये सुंदर, ये बहुत सुंदर। ये जब से क्लास चल रही है, हमारी ट्रेन यहीं थमी है ललितपुर में। हम जो है स्टेशन पे जी। बैठे हुए हैं। और जब मैं चाहता हूँ कि आप जो है पुनः डॉक्टर साहब से शीघ्र शीघ्र भेंट होगी, और जल्दी जल्दी। और डॉक्टर साहब का तो हमेशा हमेशा तैयार रहते, कभी भी जब भी याद कर लो, किसी की कोई समस्या जी है जी कॉल कर जी। लो। ओ हमेशा आपके जी। पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूँ, और प्रभु से निवेदन करता हूँ किसी प्रकार से हंसते रहें, हंसाते रहें, थैंक यू, प्रसन्न थैंक यू। रहें। धन्यवाद सबको, धन्यवाद। ओ जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम। ओ आदरणीय पवन जी, आदरणीय ओ, मुनीलाल जी।
रंजना जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको हम ये भेज देंगे, रिकॉर्डिंग भेज देंगे, तो सब लोग जो है बार बार सुनते रहें और आनंदित होते रहें। जी जी। ओ, जी ओम। ओम। पूरी सदन को प्रणाम, वंदे मातरम। जी ओ प्रणाम। लोग कह रहे कोई जा नहीं रहा है, कहाँ से चलिए बोल रहे भाई जाइए। साहब, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सदन को प्रणाम किसने किया है, थोड़ा पूरा बताएं, हाँ, परिचय दें। ये मैं आदरणीय हेलाल जी छतरपुर के पड़ोसी, हेलाल जी के पड़ोसी बगल में छतरपुर हैं। छतरपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मध्य प्रदेश से, समझ गए। जी जी। म्यूट है आप हेलाल जी? नाम तो बताइए, नाम पद। हाँ। वो उसमें सब का पड़ा है, सब जाना माना है। मैं तो बिल्कुल भाव विभोर हो गया था डॉक्टर साहब को सुन के। मुझे तो पता ही नहीं मैं कब वहां क्लास से घर आ गया, घर कब आ गया, कहाँ आ गया, क्या है। एकदम बेहोश टाइप का हो गया हूँ सुनते सुनते। आनंदित, एकदम प्रफुल्लित। दवाई ले लियो डॉक्टर साहब से, बेहोशी खुल जाए। दुख तो लगा है, वो बिछुड़ गए हैं तो दुख तो लगा है, खैर। लेकिन अब इतना जरूरी है, घरे अपन ना को कह भी दियो, जाना है। घरे ना कह दियो ऐसी, घरे ना कह दियो ऐसी। नहीं तो घर के कहते हैं जाओ दिल्ली के चले जाओ। हाँ। डॉक्टर साहब ये कह के गए हैं हाँ। बाबूजी, चलते चलते डॉक्टर साहब ये कह के गए हैं आपके लिए, मीठी यादों का अंबार लिए जाता हूँ, आत्मीय सौहार्द का संसार लिए जाता हूँ, विदाई की बेला में आंसुओं की माला है, सबकी दुआओं का प्यार लिए जाता हूँ। ये बोल के गए हैं बहुत वो बढ़िया, आपको। अति क्या सुंदर। बात। डॉक्टर साहब की तो हमने नाम देखा था जब इसे प्रसन्न है, हम रात ही से, हाँ, जब से प्रसन्न है, जब से नाम पड़ा था कि वो दोनों दोनों जने आ गए हैं, तो सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी लिंक खोली और तैयार हुए और सुनने लगे, बस चलो आनंद बढ़िया। लिया एकदम। जी। चलिए आपके भाव पहुंचा देंगे उन तक, शायद चले गए हैं डॉक्टर साहब, और आपके जो विचार हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, वो निश्चित उन तक पहुंचेंगी। डॉक्टर अच्छा, रघुवंशी जी के द्वारा, के तुलाराम जी के माध्यम से, कल्पना जी हैं, राशि कुशवाहा जी के माध्यम से, रघुवंशी जी के माध्यम से, मणिपाल जी, बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हैं उनके रघुवंशी जी माध्यम की से। तो फार्म हाउस पे जाके भोजन करके बगीचा देख के जो मन प्रसन्न हुआ था, वही मन प्रसन्न आज भी हुआ है डॉक्टर साहब की बातें सुन के। हाँ, लगा जैसे सुंदर। रघुवंशी जी कस्तूरी कृषि बहुत फार्म पहुंच गए अपन। जी जी, बहुत ही आ, कस्तूरी कृषि काम फिर से भूलेगा समय, नहीं कभी। फिर से एक मौका आने वाला है, फिर से मौका आने वाला याद है। याददाश्त पूरी जिंदगी रहेगी। आदरणीय आदरणीय पवन जी, आदरणीय रघुवंशी जी के कृषि फार्म पे पुनः आ रहे हैं। इन्होंने जी आग्रह किया है और उन्होंने स्वीकार कर लिया है। मैं वो संदेश लेकर लौट रहा हूँ और आज मैं रघुवंशी जी को बता दूंगा, शरद जी को बता दिया मैंने, तो शायद इन तक समाचार पहुंच गया होगा। उन्होंने समय का दिया है कि 20 अगस्त के पहले पहले जब रघुवंशी जी कहें तो मैं आ जाता हूँ, तो अपन सब लोग मिलेंगे एक दिन और। जी 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 जी। जी और जी जी। मेरा सौभाग्य है, और ये क्या है, ना तो हम, ना तो आप आए थे, ना आपको बुलाया गया था। ये सब सृष्टि जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, एक जैसे लोगों को मिला देती है। जैसे बारात में आपने नहीं देखा, सत्संग करने वाले एक तरफ हो जाते हैं, नए जी लड़के एक तरफ हो जाते हैं, तो वो एक जैसी ऊर्जा, ये सृष्टि क्या करती है, समान ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो कहीं ना कहीं आपकी और हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करी, और वो उसके कारण हम लोग एक जगह इकट्ठे हो पाए। रही बात भोजन की, तो भाव से अगर सबरी के बेर भी इकट्ठे करके खिला दिए जाए तो वो भी अद्भुत स्वाद बन जाता है। तो हमारा केवल उसमें भाव था, बाकी सब आप लोगों की ऊर्जा थी। इसके लिए मैं सदन का भी आभारी हूँ, और हीरालाल जी का भी आभारी हूँ, डॉक्टर साहब का, जो भी सदन में सारे जुड़े हुए हैं, जो जानते हैं मुझे हृदय से, जिनसे मैं जुड़ा हूँ, आदरणीय गुरुदेव, शरद भैया, सब में एक परिवार है हमारा। और आप आइए, और कुछ बहुत अच्छे वृक्ष, मैं अभी यहाँ राजमुंदरी आया हूँ, तो राजमुंदरी से मैंने बहुत सारे दुर्लभ प्रजाति के पौधों का कलेक्शन किया है, और अभी करीब करीब 12,000 पौधे अभी फिर खरीदे हैं मैंने, और फिर उनको लगा के अपने 10 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य की ओर मैं अग्रसित हो रहा हूँ। इसलिए सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। जी ओम। जी
जी हो। और सभी भाई जो जिन जड़ी बूटी दिवस के उपलक्ष्य में 16 जुलाई से 15 अगस्त तक जो वृक्षारोपण किया है, वितरण किया है, औषधीय पौधे, फलदार पौधे किसानों की जमीन में, सरकारी जमीन में या कहीं भी किसी स्थल पर, तो वो उसकी जानकारी जरूर हमें संख्या भेज दे, व्हाट्सएप पे दे दे। और रामकृष्ण रघुवंशी जी, आप कितने 10,000 ला रहे हैं पौधे, और इसके पहले कितने अभी 1 महीने में लगा चुके, वो भी जानकारी भेज देने का कष्ट करें। जी 12,000 लेके आ रहा हूँ, और जो पुराने रखे थे हमारे पास 6,500 पौधे, उसमें से अभी 400 बचे हैं, बाकी सारे लगा दिए हैं। हाँ, तो मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, उस पर संख्या भर देना अपनी, ठीक है। जी 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 जी। ओ ओ मैंने भर दी श्रीमान जी, भर के भेज दिया है हमने, पटेल साहब ने। ठीक ठीक। क्या संख्या रही छतरपुर की? जी, छतरपुर की संख्या काय की? पेड़ पौधों की 150-200 पेड़ है। उसमें संख्या लिखी थी? हाँ, लिख दी थी। अच्छा, नहीं और तहसीलों से भी ले लो, अभी अभी बाद में, अभी जो तहसीलों में लगाए होंगे ना किसानों, थोड़ा फोन करके और ले लेना, ठीक है। जी 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 जी। ओ